वो तारीख थी 15 मई 2025, दिन था गुरुवार। डीडी न्यूज पर जैसे ही रात के 9 बजते हैं, हर किसी को इंतजार था उस डिबेट शो का जिसने बीते कुछ सालों में अपनी विश्वसनीयता हासिल कर ली थी, जो डीडी न्यूज में नंबर 1 शो था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीडी न्यूज पर अशोक श्रीवास्तव की जगह सुधीर चौधरी थे और 2 टूक शो की जगह उनका डिकोड शो था। सवाल था कि रात 9 बजे का स्लॉट अगर सुधीर चौधरी के पास गया है तो अशोक श्रीवास्तव का क्या हुआ? अशोक श्रीवास्तव कितने बजे डीडी न्यूज पर हमें 2 टूक कार्यक्रम करते नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने की हमने अगले दिन भी कोशिश की। 16 तारीख हुई, पूरे दिन हमने इंतजार किया, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अशोक श्रीवास्तव का डीडी न्यूज पर 2 टूक कार्यक्रम हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। वो स्लॉट जो रात 9 बजे फिक्स था, वो अब किसी भी टाइम पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो सवाल था कि क्या 2 टूक कार्यक्रम बंद हो गया है? वो शो जो डीडी न्यूज पर नंबर 1 था, वो शो जिसके पत्रकार अशोक श्रीवास्तव थे, जिन्हें भारत में सबसे बड़े राष्ट्रवादी पत्रकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने यह साबित कर दिया था कि डिबेट सिर्फ शोर शराबा चिल्लम चिल्ली की जगह नहीं है, बल्कि डिबेट में शालीन तरीके से और तर्कों के साथ सवाल जवाब किया जा सकता है। अशोक श्रीवास्तव उन पत्रकारों की लिस्ट में हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने बैन कर रखा है। अशोक श्रीवास्तव डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं, लेकिन डीडी न्यूज पर वो दिखाई नहीं दिए। तो क्या अशोक श्रीवास्तव का बीते 24 साल का डीडी न्यूज के साथ सफर खत्म हो गया है? क्या अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज ने निकाल दिया है? इसे लेकर मेरी खुद पर्सनली सर से बात हुई। अशोक श्रीवास्तव सर का मैंने पॉडकास्ट किया। वो किस तरीके के पत्रकार हैं, उन्हें किस बात का खतरा है, अगर उनके पास जॉब नहीं रही तो वो क्या करेंगे, और इसके साथ ही उनका आगे को लेकर क्या प्लान है, वो सब इस पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की है। आप ये पॉडकास्ट पहले देखिए। अशोक सर, आप इतनी बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं सब चीजें, कभी डर नहीं लगता कि कल को मान लीजिए देश में कांग्रेस की सरकार आ गई, अब भाई मीडिया वालों को सबसे पहले रडार पर लेते हैं, आज बैन किया है, कल को फिर कुछ और? बैन तो कर रखा है अगर जिस दिन आएंगे उस दिन नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है ना। हाँ। इतना कर सकते हैं ना, तो वो तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। पर मुझे लगता है हम लोग पत्रकार क्यों बने थे? हम लोग सिर्फ इसलिए तो नहीं, नौकरी करने के लिए थोड़ी पत्रकार बने थे। अब इतने साल हो गया और मेरी ज़िंदगी का मैं अब देखिए ये 25 तारीख आ रही है, 25 दिसंबर आ रही है, और 25 दिसंबर मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जो मैं शायद कभी भूल नहीं सकता। 25 दिसंबर 2011 को मैं गाज़ियाबाद में कौशाम्बी से मैं किडनैप हुआ था। 6 घंटे मैं किडनैपर्स के साथ था। मेरे इधर गन लगी हुई थी, पिस्टल लगी हुई थी, इधर गन लगी। 3 किडनैपर्स थे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर मैं उनके साथ था। तो उस समय मेरे सामने एक समय ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे मार देंगे। मुझे लग रहा था कि अब मुझे मार देंगे, अब मैं बचने वाला नहीं। लेकिन ईश्वर, पता नहीं ईश्वर की इच्छा थी कि नहीं, मुझे अभी जिंदा रहना है, मुझे अभी कुछ करना है। ईश्वर ने मुझे बचाया। उस दिन के बाद से मुझे लगता है, और उस दिन के बाद के पहले भी मुझे लगता था, मेरे कई एक्सीडेंट्स हुए, कई चीजें मुझे लगता है किडनैपर किसने भेजे थे कुछ आज तक नहीं पता, आज तक उनके बारे में नहीं पता। तो मैं ये कह रहा हूं कि मारने वाला वो भगवान है, बचाने वाला भगवान है। जिस दिन तक वो चाहेगा उस दिन तक वो कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। जिस दिन वो चाहेगा उस दिन मैं आपके सामने नहीं रहूंगा। तो मुझे किससे डरना है? हाँ, मुझे ऐसा नहीं, डर नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है, कई चीजें होती है जिंदगी में, कई बार लगता है कि यार, तो ऐसा नहीं, डर नहीं लगता डर। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत दिल की गहराइयों से मानता हूं कि भारत में इस वक्त एक वॉर चल रही है, और वो वॉर जो है वो सीमाओं पर नहीं चल रही है, वो वॉर भारत के अंदर चल रही है। और वो वॉर जो है वो भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। वो वॉर जो है हिंदुओं के अस्तित्व की लड़ाई है। और अगर इतने साल पत्रकारिता करने के बाद अगर मैं उस लड़ाई के अंदर एक सिपाही की भूमिका नहीं निभा सकूं तो लानत है मुझ पर, लानत है मेरी जिंदगी पर। इतना तो हमको करना चाहिए अपने देश के लिए। नहीं, बड़ा भयंकर बोलते हैं आप आपके सवालों के आगे तो भाई, क्योंकि अब डीडी न्यूज की पत्रकारिता उस जमाने से कैसा नैरेटिव सेट किया गया है। डीडी न्यूज के पत्रकार बड़े ही शालीन, बड़े ही सौम्य, बड़े ही सरल स्वभाव से वो सवाल भी पूछते हैं। मैं भी सरल सौम्य हूं, ऐसा आज लेकिन आपके सामने कोई बिना मतलब फैक्ट से नहीं रख सकता है। मैंने अभी देखा किस तरीके से आपने एक प्रवक्ता थे पार्टी के, और वो आपसे बेवजह भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो आपने उनकी खाट खड़ी करी है, मानना पड़ेगा। मतलब अब मुझे लगता है कि कुछ लोग तो आपकी टीवी डिबेट में आने से भी डरते होंगे। कई लोग डरते हैं, कई लोग बहुत
बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो गई है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, आप देखिए टीवी डिबेट्स में होता क्या, दो चीजें होती हैं। एंकर का रोल, देखिए अब मुझे लगता है कि हमको एंकर का रोल डिफाइन करना चाहिए। हाँ। टेलीविजन डिबेट में एक बड़ी, किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा एंकर हो सकता है, उसके साथ दो बड़े प्रवक्ता बैठे, तो उसको कुछ नहीं करना। यहां से एक प्रवक्ता बीजेपी वाला बोलेंगे, मान लीजिए सुधांशु त्रिवेदी, हाँ। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, एंकर कहेगा सुप्रिया शिनेत, टॉस भाई करना। सुधांशु जी कह रहे हैं, सुप्रिया शिनेत बोलेगी सुधांशु जी कह रहे हैं, हाँ। दोनों के बीच सुधांशु जी और सुप्रिया शिनेत संभाल लेंगे प्रोग्राम, बड़ा बढ़िया जाएगा हाँ। प्रोग्राम। लेकिन उसमें एंकर की जरूरत क्या है? एंकर सिर्फ जो टॉस कर मीडिएटर कर रहा है। हाँ। दूसरी चीज है, एंकर क्या है कि सारी डिबेट में ऐसा होता है, हम एक सवाल पूछते हैं किसी गेस्ट से, हम उससे पूछते हैं मैथ्स का सवाल, वो जवाब देने लगता है बायोलॉजी का, ठीक है? सही बात है। हम उससे कहेंगे कि अच्छा आप बताओ, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, जब मैं पूछा, मैंने बोला समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी आजकल जो अम्बेडकर की बड़ी भक्त बन रही है, तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो पहले बताओ अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनको शायद ध्यान नहीं था। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने कहा मैं कोई आपसे क्विज नहीं कर रहा हूँ, अम्बेडकर जी की पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था। मैंने कहा 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला होता था रमाबाई जिला, रमाबाई नगर, हाँ। उसका नाम आपने क्यों बदला अगर आप अम्बेडकर के इतने भक्त हो तो अगर आप भीम संबल जो है आज जिसकी चर्चा चल रही है, संबल हो रहा है, हर चीज में समाजवादी पार्टी संबल करती है, ये संबल का नाम भीमनगर था। जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम भी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम एग्जैक्टली। था। तो भीमनगर, भीम का मतलब कौन? अम्बेडकर जी। हाँ। तो आप अम्बेडकर जी के ऊपर जो नाम थे उनको आप बदल रहे थे, क्यों? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों बदला था? तो वो कहने लगे देखिए बीजेपी वाले। मैंने कहा मैंने बीजेपी का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल। मैं इसमें बीजेपी, भाई नाम थे आपने बदले, तो आप, उन्होंने फिर तीसरी बार बोला देखिए बीजेपी वाले। तो अब मुझे लगता है कि अब क्या, अगर वो कहना चाहे कि नहीं बीजेपी वाले कुछ, बीजेपी को कुछ भी गाली देना चाहते, वो देना चाहें, तो क्या मैं उनको अलाउ कर दूं? भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। मैंने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 1 मिनट दूंगा, बीजेपी को आप गाली दे देना, लेकिन पहले मेरे सवाल का। तो मुझे लगता है एंकर को असर्टिव होना पड़ेगा, और मैं अपनी शो में इस बात को करता हूं, चाहे मुझे बहुत बार लोग कुछ भी कहें, मेरे प्रवक्ता कुछ कहें, नाराज हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो आप उस सवाल का ही जवाब दीजिए। आप दाएं बाएं मत होइए। अगर आप दाएं बाएं हो रहे हो तो आप चल। दूसरी बात, डिबेट में झूठ बोलने का बड़ा चलन है प्रवक्ताओं के द्वारा, तो क्या एंकर की जिम्मेदारी नहीं उस झूठ को सामने रखे, उसको एक्सपोज करे? तो ये सारी जिम्मेदारी तो मैं इसलिए करता हूं। अब जैसे ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, अब कई बार ऐसा होता है बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे नेता निजी हमले करते हैं, ठीक है, कि निजी हमले करने लगेंगे। अब किसी ने एक दिन बोल दिया ये, अरे हमें पता है एंकर जो हैं, बड़े सारे टीवी एंकर जो हैं पैसा लेते हैं पत्रकारों से, पार्टियों से पैसा लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप इशारा मेरे ऊपर कर रहे हो कि बड़े सारे, क्योंकि मैंने आपसे मुश्किल सवाल पूछ दिया, तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको अगर देखिए, मैं तो कह रहा हूं, उस दिन डिबेट खत्म हुई तो मैं मजाक में ये कह रहा था, स्टूडियो में कुछ 1-2 लोग थे, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा यार अगर किसी ने पैसा दिया होता तो चलो सुन लेता। मैंने कहा साला कोई पैसा किसी से लिया नहीं, किसी से दिया नहीं, और ऊपर से गालियां भी सुनो, तो क्यों भाई हम क्यों सुने? तो उस दिन फिर मैंने उनको अच्छे से रगड़ दिया। मैंने तो उनको, मैदान में आगे कोई हाथापाई करेगा तो आप भी हाथ बंद करके थोड़ी आप बैठे हैं। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो तब फिर मैंने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि उनकी पार्टी ने पत्रकारों को कहां कहां पैसा दिया था, किस किस तरह के पत्रकार। और मैंने कहा आप नाम लीजिए ना, हिम्मत है तो। लेकिन वो किस पार्टी के प्रवक्ता थे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। तो मैंने उनको बताया कि आप लोगों की पार्टी ने कैसे उत्तर प्रदेश में जब प्लॉट काट काट के पत्र, पूरी लिस्ट छपी थी भाई पत्रकारों की, और मुझे 30 साल हो गए, मुझे मालूम है जो दिल्ली में बैठे पत्रकार हैं, कौन आदमी कहाँ से किससे पैसा, कौन आदमी कहाँ तक जो है, पहले जो है दिल्ली में उसके पास मकान नहीं था, आज वो फार्म हाउस में रहता है। हाँ। तो क्या रातों रात ये सब चीजें आ जाती है क्या? हमको नहीं पता क्या? तो सबके चीजें पता है, कहाँ से किसका लिफाफा आता है, कहाँ से किसको पैसा आता है, बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन आप हमारे ऊपर, और मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भैया मैं इस बात को लेकर हमेशा राजी हूं। मैं आज भी प्रपोज करता हूं कि देश के जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं सब प्रेस क्लब में आ जाइए, या सब जो है इंडिया गेट पर आ जाइए, और सब अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कीजिए। पहला आदमी मैं आऊंगा जो मैं अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करूंगा कि मेरे पास ये संपत्ति है, मेरी इतनी कमाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक एक भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाया, मैंने आज तक किसी से दलाली नहीं ली, मैंने आज तक किसी से अपने इनकम के अलावा पैसा, तो मैं तो आ रहा हूं, आप बता सकते हो क्या? तो आप मेरे से ये सब मत करो, ये सब चीजें मेरे साथ नहीं।
जिस दिन मैं पैसा बेईमानी का कमा लूंगा उस दिन मैं, आप आरोप लगाओगे मैं मुस्कुराते हुए सुन लूंगा। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो एक आरोप और लगता है कि अशोक श्रीवास्तव ने अगर 2-3 बार प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया है तो वो सब सेटिंग था भैया, सवाल जवाब सब सेट था, बस अशोक जी को जाना था, स्क्रिप्ट तैयार थी, वही सवाल पूछने थे। तो जो आपने 3-3 बार इंटरव्यू लिया, क्या कुछ ऐसा था? और कभी मन नहीं हुआ आपका कि राहुल गांधी का भी इंटरव्यू ले लीजिए? मैंने राहुल गांधी जी से संपर्क करा, बहुत संपर्क किया, मैंने बहुत बार कोशिश की। जब मैंने मोदी जी का पहली बार इंटरव्यू किया था तो मैंने राहुल जी, उनके सहयोगियों के पास, आज भी मेरे मेल आईडी में उनको जो मेल गए वो होंगे, मैंने कुछ नहीं तो कुछ नहीं उनको 50 बार मैंने मैसेज भेजा होगा। अब उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उनसे भी संपर्क कर रहा था। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी से इंटरव्यू लेने की बात है, इंटरव्यू फिक्स होते हैं ये तो आप कह देते हो, मतलब आप आरोप लगाने के लिए आरोप लगा देते हो। मैं तो जब पहली बार इंटरव्यू लेने गया तो मैंने तो ऐसा सवाल पूछा था जिसपे मोदी जी मेरे पे नाराज हो गए थे कि ये सवाल तुम पूछे, तुम पूरा रिसर्च के साथ नहीं आए। उन्होंने मेरी बात को काउंटर करके 2-4, तो अगर ये फिक्स होता तो ऐसी नौबत क्यों आती? कब लिया था आपने पहला इंटरव्यू? जरा बताइए कैसा एक्सपीरियंस था? 2014 का इंटरव्यू था वो, तो बहुत मतलब बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और मुझे एक रात पहले फ़ोन आया कि आप सुबह अहमदाबाद आ जाइए, और गांधीनगर में उनका इंटरव्यू था। तो मैं उस समय अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा ही था प्रोग्राम करके, एक चुनाव का समय था। मैंने अगली सुबह की फ़्लाइट करवाई और उसके बाद मैं अहमदाबाद पहुंच गया। नहीं, अगली सुबह नहीं, रात की फ़्लाइट करवाई, माफ़ कीजिएगा, सुबह की नहीं। अगले दिन सुबह मेरा होता तो मैंने रात की फ़्लाइट कराई, मैं अहमदाबाद सीधा पहुंच गया और वहाँ से सुबह गया 7 बजे, और उसके बाद उनका इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू था, बहुत सारी जो है मन में था कि भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत उन्होंने बहुत प्यार से मिले। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में भी मेरे से बात की, बहुत अच्छे से भी बात करी। और उसके बाद जब इंटरव्यू के बाद एक बड़ा बवाल हुआ था, वो तो अब इतिहास हो गया, क्योंकि उस इंटरव्यू को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो वो तो एक इतिहास की बात होगी, पुरानी बात होगी, लेकिन वो सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो मैंने उनके साथ 3 इंटरव्यू किए, और मैं तो जो मन में आता है वो पूछता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग कहते हैं वो तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू नहीं मिलता। कोई सवालों की लिस्ट मिलती है आपको? मुझे तो आज तक नहीं मिली। मुझे तो आज तक, अब तो आजकल तो डिबेट में भी कहने लगा है कि पीएमओ से तो आपके पास सवाल आते हैं। मैंने कहा भाई आप सोचते रहो भैया, मेरा फोन उठा लो। लेकिन ये चलन था ना। आप अब जरा मुझे स्पेसिफाई बताइए सर, आपने 2014 के बाद की भी पत्रकारिता देखी है, 2014 से पहले वाली भी देखी है। वो दौर भी था ना कि पीएमओ से डिसाइड होता था आपको भाई क्या बोलना है, क्या पूछना है। देखिए ऐसा है, नहीं, मैं कहूँगा मैंने इससे पहले 3 प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू किए। हालांकि फुल फ्लेज इंटरव्यू सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का किया है, अटल जी का और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया। मेरे से कोई सवाल किसी ने नहीं लिया, ना अटल जी ने लिया, ना मनमोहन सिंह जी ने लिया, ना मेरे से इन्होंने लिया, तो मोदी जी ने लिया, तो किसी ने नहीं। हाँ, ये फुल फ्लेज इंटरव्यू था 1 घंटे का। बाकी सबके साथ 5-5, 10-10 मिनट का टॉक था। जैसे पाकिस्तान जो है ताज होटल में श्रद्धांजलि देने गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो जब उन्होंने श्रद्धांजलि, तो उस वक्त मैंने मुंबई आतंकी हमले का उनसे छोटा सा इंटरव्यू किया। फिर नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक छोटा, तो वो छोटे छोटे इंटरव्यू थे, इस तरह के नहीं थे, तो इसलिए वो कह नहीं सकता मैं। लेकिन प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू या सवाल, अब इसको लेकर मैं कहूँ उससे बेटर मैं आपको याद दिला देता हूँ एक चीज़। एक चीज़ आपको याद दिलाता हूँ। मनमोहन सिंह जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे अगेन साल याद नहीं है, शायद 2012 का साल था या कौन सा, 2012 का शायद साल होगा। तो उस समय जो है मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सेलेक्टेड एंकर्स बुलाए गए थे। अच्छा। और उन सबसे, ठीक है, वो तो एक लिस्ट थी, उनको बुलाया गया था। मैं ये जानता हूँ डीडी से जिसको बुलाया गया था, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन डीडी से जिनको बुलाया गया था उनको एक सवाल लिख कर दिया गया था कि आपको ये सवाल बोलना है। उसके अलावा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद हो, वो शायद आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, अर्नब गोस्वामी ने एक सवाल पूछा मनमोहन सिंह जी से करप्शन को लेकर के। मनमोहन सिंह ने उसका जवाब दिया, अर्नब गोस्वामी ने उसको काउंटर क्वेश्चन किया, ठीक है। जैसे ही काउंटर क्वेश्चन किया तो उस समय जो है प्रधानमंत्री के जो सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार थे, उन्होंने अर्नब गोस्वामी को वहाँ चुप करा दिया, कहा कि आप यहाँ इंटेरोगेट करने नहीं आए पीएम। अच्छा। आपने सवाल पूछा, थैंक यू, ओके, टाटा बाय बाय।
और अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे नेताओं के साथ जब हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे नेता असहज होते हैं। जो नए नेता, नए मुख्यमंत्री होते हैं, नए मंत्री होते हैं, तो वो एक बार पूछ लेते हैं कि भाई क्या, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला तो मैंने भी आपसे कहा किन विषयों पर, तो एक थोड़ा सा होता है कि भाई हमको तो इतना तो होता है बिल्कुल, लेकिन सवाल लिखकर कोई नहीं। और प्रधानमंत्री से तो कोई भी सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से तो आज तक नहीं हुआ कि भाई ये मुझे पता है, मेरे पास टाइम है, मुझे पास पता है कि मुझे 40 मिनट है, 1 घंटा है, मैं उस हिसाब से अपने इंटरव्यू को सबसे अलग करने की कोशिश करूंगा। जैसे जब मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था, मुझे बार बार कहा गया था कि गुजरात दंगों पे सवाल पूछो। मैंने गुजरात दंगों पे कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया था या मैं डर रहा था, क्योंकि मेरे से पहले नरेंद्र मोदी जी से जितने इंटरव्यू हुए थे सबने पूछा था। तो उसमें क्या नयापन होता? सही बात। तो मैं जब इंटरव्यू करने गया एज ए जर्नलिस्ट, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उनसे कुछ नया पूछूं जो बाकी, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है। मैं उनसे दंगों पे, पता चला 20 मिनट दंगों पे चर्चा हो रही है, जो पहले 50 इंटरव्यू में कह चुके हैं, क्या निकल कर आएगा? कुछ नया डेवलपमेंट हो तो पूछूं। तो मैंने दंगों पे नहीं पूछा, मैंने उनसे क्रिकेट पे पूछा, क्योंकि वो उस समय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। अच्छा। किसी ने भी क्रिकेट पे सवाल नहीं पूछा था। और उस वक्त क्रिकेट में जो है फिक्सिंग की बात चल रही थी। उस वक्त क्रिकेट फिक्सिंग पे नरेंद्र मोदी ने अपनी बात की। फिर मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार ये कहा कि जो है, मैं, आपको याद होगा उस समय उनका बाइट बहुत पॉपुलर हुआ था कि मैं भारत का नंबर 1 मजदूर हूं। ठीक है। ये पूरे सब जगह ये मैंने उनसे मेरे इंटरव्यू में, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने इंटरव्यू में उन चीजों को पूछूं जो बाकी लोगों ने नहीं लिया, बजाय इसके कि मैं उनसे घिसे पिटे सवाल पूछूं। तो फिक्स नहीं होता, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मेरी वो होती है कि मैं वो सवाल पूछूं जो थोड़े से अलग। अच्छा अशोक सर, आपका एक तरफ तो आप बेबाक पत्रकारिता करते हैं, दूसरी तरफ एक पहलू और है, आप किताबें लिखते हैं, अच्छी कविताओं का बहुत शौक है आपको, और खान मार्केट गैंग आपने किताब लिखी। अब तक तो हम लोग भी, जितने भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, खान मार्केट सोचते थे भाई वहां कपड़े अच्छे मिलते हैं। ये गैंग कहां से आ गया? खान मार्केट गैंग क्या था जो आपने किताब लिखी? पीएम तक वो किताब पहुंची है। हाँ, प्रधानमंत्री तक पहुंची, प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना भी की। क्योंकि खान मार्केट, ये जो हम जॉर्ज सोरोस की और जो हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं ना, मैंने अपनी किताब में, लोग खान मार्केट को एक खान मार्केट समझते हैं, मैंने अपनी किताब में ये कहा है कि खान मार्केट जो गैंग है वो नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक है। ये जो जॉर्ज सोरोस है, ये खान मार्केट गैंग का ही, मतलब जो लोग साजिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ साजिश, वो सारे खान मार्केट गैंग का हिस्से हैं। तो इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, इसमें बीबीसी भी है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है। अच्छा। है ना? इसमें भारत का प्रिंट भी है, भारत का वायर भी है। तो नई दिल्ली में वायर और जो है न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट। तो ये नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक ये खान मार्केट गैंग है। जॉर्ज सोरोस उधर, इधर जो है वायर का जो संपादक है वो, ये सारा खान मार्केट गैंग है ना। ये टोटल खान मार्केट गैंग है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, भारत के खिलाफ झूठ फैलाना, मोदी को किसी तरह से बदनाम करना, भारत को बदनाम करना कि भारत में जो है रहने लायक जगह नहीं रहेगी, लिंचिंग होती है भारत में, ये सारा चीज जो है खान मार्केट गैंग, और इनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। और मैंने अपनी किताब में उसमें यही किया कि खान मार्केट जो गैंग है ये कैसे भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, कैसे झूठ बोलते हैं। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश जो है, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हम देख रहे थे, और यही खान मार्केट गैंग और इसके जो जितने इनकी जो रिपोर्ट्स आती है, इन्होंने भारत को, बांग्लादेश को हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ऊपर दिखाया था। कि बांग्लादेश बड़ा हैप्पीनेस, अब उनकी हैप्पीनेस निकल गई, दिख रही है हैप्पीनेस, उनकी सड़कों पर दिख रही है हैप्पीनेस। बिल्कुल। और जो है इन्होंने जो है इसी तरह से जो है कुछ और देशों को, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया को कहा था कि साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी जो है वो भारत से अच्छी डेमोक्रेसी है। अब साउथ कोरिया में देख लीजिए क्या हुआ था वहां पे किस तरह से मार्शल लॉ लगाना किस तरह से राष्ट्रपति ने किया। तो ये सब जो है ना, ये जो इंडेक्स निकाल देते हैं, ये सब खान मार्केट गैंग के ढकोसले हैं, खान मार्केट गैंग के ये नैरेटिव्स हैं। इन नैरेटिव्स को देश को जानना समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कैसे भारत के खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं। यानी वो ताकतें जो देश में रहकर और विदेशों से सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है। एग्जैक्टली। उनके कुछ हित हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल हित हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये सरकार सूट नहीं कर रही, उनके पास पैसा कहीं से आ रहा होता है, वो इसलिए तो वो अपने कुछ फेक एजेंडे सेट कर रहे होते हैं, फेक एजेंडे सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इस किताब के नीचे वन लाइनर भी था, एक प्रतिबंधित पत्रकार की दो टूक तो समझ आता है, आपके शो का नाम है, वहीं से निकला होगा। लेकिन प्रतिबंधित पत्रकार आपको कांग्रेस ने बैन किया, मुझे क्या कारण था बैन करने का? क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आप मेरे प्रोग्राम में आके झूठ बोल रहे हो, सवाल के जवाब में, मैं आपको काउंटर करूंगा।
अगर आप कहोगे, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, जो है सुप्रिया श्रीनाथ मेरे प्रोग्राम में एक दिन आई। तो सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम में जब डिबेट शुरू हुई तो सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि ये क्या जुवेनाइल बहस कर रहे हो, बेवकूफ़ाना बहस कर रहे हो। अच्छा। ये कहा। तो मैंने, अब आप सोचिए कि ये शब्द इस्तेमाल करना एक डिबेट में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि क्या मेरे जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन में जो है, क्या उन्होंने आपको बहस का विषय नहीं बताया था? बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपको बहस का विषय बताया गया था, तो अगर आपको ये लग रहा है ये बेवकूफ़ाना डिबेट है, तो आप मत आओ। सही बात। आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन को कि ये तो बेवकूफ़ाना डिबेट है, मैं नहीं आऊंगी। आपको वो विषय बताया जाता है, उस विषय पर आप सहमत हो जाते हो, उसके बाद आप आते हो, उसके बाद आप कहते हो कि बेवकूफ़ाना डिबेट है। तो इस पर मैंने काउंटर किया, मैंने बोला आपको, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर तक बहस चलती रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा, अशोक श्रीवास्तव मैंने तो कहा ही नहीं कि बेवकूफ़ाना डिबेट है। मैंने कहा अरे अभी तो आपने कहा था। तो उन्होंने, मैं चैलेंज कर रही हूं, मैंने नहीं कहा। अच्छा। अब जब उन्होंने चैलेंज करा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार शायद मैंने गलत सुन लिया हो। हाँ। तो क्या हो गया, तब तक ब्रेक टाइम आ गया। हाँ। जैसे ही ब्रेक टाइम आया, मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला कि भाई जरा टेप को घुमा के देखो, क्या इन्होंने कहा था? तो मेरे प्रोड्यूसर ने चेक करा, उन्होंने बोला सर इन्होंने कहा था बेवकूफ़ाना डिबेट। हाँ। अब जब ब्रेक के बाद हम आते हैं तो मैंने सुप्रिया जी से कहा, मैंने कहा सुप्रिया जी आपने बेवकूफ़ाना डिबेट नहीं कहा। बोली नहीं कहा। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वो हिस्सा चला दिया ऑन एयर। अब ऑन एयर चला दिया, लाइव डिबेट में। लाइव डिबेट में। अब जो आपका झूठ जो था वो 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। बिल्कुल 2 मिनट में एक्सपोज हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत जी भर के, अशोक श्रीवास्तव तुम ये तुम वो। उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। ठीक है। अब ये सुप्रिया सिंह ने, ऐसा कई जो प्रवक्ता आए, कई प्रवक्ताओं का जब रवैया हुआ ऐसा, तो मैंने एक्सपोज किया। जब एक्सपोज किया तो उनको लगता है कि मैं उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा, मैं वो जो सोच कर आते वो नहीं बोलने देता। क्योंकि आप बोलो जो सोच कर आए हो, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट आपको जो मिले यही थोड़ी, वो जो आप सवालों का भी तो जवाब दोगे। तो उसके कारण जो है उनको लगा कि नहीं हम इसको बैन करें, तो उन्होंने मुझे बैन कर दिया। अब ठीक है, बैन कर दिया तो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। घर पर भी आप इतने सीरियस रहते हैं? नहीं ऐसा नहीं, घर पे रहता कब हूँ ये सवाल है। बहुत कम समय मिलता है। खाली टाइम में क्या करते हैं सर आप? मेरे पास खाली टाइम होता नहीं। मैं अच्छा। बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आजकल ऑफिस में प्रोग्राम 2-2 ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं अपना रिसर्च करना, किताबें लिखना, क्योंकि किताबें लिखना भी एक बड़ा वो है। अभी बहुत सारी और दिमाग में है, किताबें लिखना, यूट्यूब पे कुछ यूट्यूब बनाना, सोशल मीडिया पर। कोई कविता अक्सर जो आप गुनगुनाते हैं, या कोई गाना जब आप फ्री टाइम में हो तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक मेरा टैगलाइन है जो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा के रखता हूँ। हाँ। और वो ये है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ। तो वो मेरा फेवरेट एक लाइन है। इसलिए लाइन है क्योंकि मैं बहुत संघर्षों से निकला हुआ आदमी हूँ। मैं एक चीज़ के लिए जो है मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज भी करता हूँ। आज भी दिन में मैं जो है करीब जो है 12, 13, 14 घंटे काम करता हूँ, तब जाकर मैं अपने आप को तब जाके मैं ढंग से प्रोग्राम कर पाता हूँ, तब जाकर मैं तो ये इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि जिंदगी हर कदम एक जंग खत्म होती है, एक संघर्ष खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो आपने सुना, अशोक श्रीवास्तव का साफ कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो लगातार राष्ट्र हित में काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या उन्हें डीडी न्यूज ने निकाल दिया है या किसी और बात का इंतजार है। तो बॉस ये निश्चिंत रहिए, डीडी न्यूज ने अशोक श्रीवास्तव को निकाला नहीं है, वो अभी भी डीडी न्यूज के साथ बरकरार है। लेकिन उनके शो की टाइमिंग और वो शो कब से आएगा इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। यहां तक कि खुद अशोक श्रीवास्तव सर को क्लियर नहीं है। जब मेरी उनसे बात हुई, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट यहां नहीं लगा सकता, लेकिन व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि भाई मुझे इस बारे में नहीं पता, और कब उनका शो आएगा, कितने बजे आएगा, इस बारे में उन्हें भी खुद जानकारी नहीं है। लेकिन आएगा जरूर। वो डीडी न्यूज के साथ तटस्थ है और आपको जल्द ही 2 टूक शो दिखाई देने वाला है। दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव के 2 टूक शो का क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।